प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ यूटीएस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 12 फरवरी 2024 का एग्जाम में काफ़ी उस दिन के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर रहिएगा दोस्तों, और वीडियो का देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 12 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम जो है सोशल साइंस का, यानी कि दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो इस दिन के लिए दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है देखिए, मारियान और जर्मेनिया कौन थे। तो मारियान और जर्मेनिया दोस्तों कौन थे आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर जो क्या कहता है, मारियान फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी, जिसे स्वतंत्र और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। तो मारियान फ्रांस के एक राष्ट्र की नारी रूपक थी, जिसे दोस्तों स्वतंत्र गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा का कलगी के साथ दर्शाया गया है। किसके साथ दोस्तों दर्शाया गया है, तो देखिए आपका लाल टोपी और तिरंगा कलगी के साथ दर्शाया गया है। इसकी प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। तो इनकी प्रतिमाएं जो है उनको चौकों पर लगाई गई है। देखिए आगे क्या कहता है, इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। तो दोस्तों इसी तरह से जर्मनिया जो है जर्मन राष्ट्र का क्या बन गई, रूपक बन गई। जर्मनिया बल्तु वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बल्तु की वीरता प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों जर्मनी में बल्तु को वीरता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है। अरे दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है ये पहला और दूसरा ये हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो आंसर देखिए, सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें क्या दोस्तों, जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अनन्य के विरोध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो देखिए आपका आंसर क्या कहता है। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से
लाभ हो सके। तो चलिए 3 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मानव के लिए संसाधन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो देश के किस की अर्थव्यवस्था में जो है मानव रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों की समृद्धि का आधार है। उदाहरण के लिए आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्येक रूप से पौधों एवं जानवरों पर निर्भर था। बाद में उसने औजार के प्रयोग, तकनीकी एवं कार्य कुशलता से वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी है। तो उन्होंने अनुभव किए कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें जो है उपयोगी है। इस प्रकार उसके लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। इस संसाधनों ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास में आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत ही आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि मानव के लिए जो है संसाधन बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर का एक क्या कहता है, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों नदियों में जो है बांध क्यों बनाए जाते हैं। ये दोस्तों जो आपका 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया था। दोस्तों 2023 का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ था, या पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए उत्तर आपका क्या कहता है। नदियों पर बांध इसलिए बनते हैं क्योंकि बांध देश की समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बांध जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित कई प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों हमें बांध से हमें कई सारे जो है लाभ मिलते हैं। तो बांध जो है हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए कहता है 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए सरकार के प्रमुख अंग कौन है। तो सरकार के जो है प्रमुख अंग कौन है दोस्तों। सरकार जो है प्रमुख जो है 3 अंग है। पहला है देखिए विधायिका, और दूसरा है आपका कार्यपालिका, और तीसरा है आपका न्यायपालिका। तो चलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों लोकतंत्र के लिए क्या, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जो है वो क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना। तो देखिए उत्तर है आपका, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दोस्तों राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे, तो सभी निर्दलीय हो जाएंगे। तीसरा कहता है राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। तो राजनीतिक दल जो है दोस्तों, राजनीतिक दल जो है वो सरकार के बीच कड़ी काम करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। अगर दोस्तों इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उस वीडियो को आप अगर देख लिए हैं, सब्जेक्टिव का जो मैं इससे पहले वीडियो अपलोड किया हूँ उसको देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी।
मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। तो मुख्य कठिनाई क्या थी दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर क्या कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव था। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता था जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। अगर मान लीजिए आपको गेहूं लेना है, क्या लेना है, गेहूं लेना है दोस्तों, तो आपको वैसे व्यक्ति को खोजना होगा कि उनको जो है, मान लीजिए आपको गेहूं लेना है और अगला एक जो व्यक्ति है उनको चावल लेना है, तो ये आपको जो है, ये आपको चावल देगा, ये व्यक्ति आपको चावल देगा और आप मान लीजिए आपको गेहूं लेना है और इससे जो है चावल देना है, इससे जो है चावल लेना है। इसके पास गेहूं बहुत ज़्यादा है, आपके पास चावल बहुत ज़्यादा है, तो ये आपसे जो है चावल लेगा और बदले में जो है आपको ये गेहूं देगा। इसके पास तो गेहूं बहुत ज़्यादा है और इनको जो है ज़रूरी है चावल का, तो बदले में जो है ये आपको गेहूं देगा बदले में, और इससे आप बदले में क्या दीजिएगा, आप इससे चावल दीजिएगा। तो ऐसे व्यक्ति को खोजना बहुत ही कठिनाई थी। तो ऐसे व्यक्ति खोजना बहुत कठिनाई थी, इसलिए दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही मुख्य कठिनाई थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों मैं कहीं पे अगर मिस्टेक करता हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा। तो कहीं पे अगर मैं मिस्टेक करता हूँ या फिर डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जो आपका जो है एक खंड बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आपका 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो आंसर देखिए, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्र और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता, और उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया, और यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जो है जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। वे सभी नागरिक को सामाजिक समानता दिलाने के पक्षधर थे। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो है क्यों बढ़ा। तो क्यों बढ़ा है, हाँ देखिए उत्तर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कई कारण हैं। तो पहले विश्व युद्ध में के समय जो औद्योगिक में जो वृद्धि हुई उसकी निम्नलिखित जो है कारण है। तो पहला कारण क्या है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि इसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब
वह भारत में अपने माल को निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। देखिए दूसरा नंबर कहता है यानी कि ख कहता है इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। तो इंग्लैंड सब कारखानों निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय क्या बनाने, तो वो सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए जो है भारतीय उद्योग को रास्ते में एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ग नंबर क्या कहता है देखिए, एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीजें जैसे फौज के लिए वर्दियां, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान आदि के ऑर्डर मिल गए तो उनमें नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योगों की भी प्रगति होते गई। तो दोस्तों जैसे जैसे युद्ध बढ़ते गया तो भारतीय उद्योगों की प्रगति होते गई। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और किस नदी पर इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिली। देखिए आपका आंसर क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। तो चलिए तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है 10 सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करने के बाद दोस्तों आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।